हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी नौकरी सूत्रा। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी के पीवाईक्यू और जिस जो है जनवरी 5 की शिफ्ट 1 और जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर डिटेल में ये सारे क्वेश्चन करते जाएंगे और इनके सॉल्यूशन देते जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा जीएस में एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हैं उनके आसपास की ही रिलेटिव इन्फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये करते चलेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा चंक जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो 8 सेक्रेटरी जनरल बान की मून थे। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही नॉन रेलेवेंट है, तो अब हमें करंट याद रखना है। तो 2025 में कौन है इनके? एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, और ये हैं कहाँ के? ये आपके पुर्तगाल के हैं, ये याद रखना है आपको। और जो ये यूएन बॉडी है ना, यूएन, तो इसको हम इसकी 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है। ठीक है, तो पहला है इसका ऑर्गन जनरल असेंबली। ठीक है, दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तीसरा ऑर्गन है इसका सेक्रेटेरिएट। ठीक है, चौथा ऑर्गन है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, पांचवा ऑर्गन है इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर हम याद रखें कहाँ पे है। यह है हैग और ये नीदरलैंड में है। और जो ये बाकी बचे हुए सारे हैं, इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं? इनके हेड क्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, और छठा है ट्रस्टी काउंसिल, जो कि अब ये सस्पेंड हो गया है, सस्पेंडेड इन 1994। तो याद रखेंगे, बाकी सभी के तो हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेग में। तो ये इसके आसपास की इंफॉर्मेशन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक मैंने जो शिफ्ट कराई हैं उन सारियों में यूएन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये याद रखें। और हम ये भी याद रखेंगे कि यूएन कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था 1945 में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम माइन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इंडिया की जो माइन है यूरेनियम की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है। तो इसका सही आंसर है तुमालापल्ले माइंस। तुमालापल्ले माइंस ये यूरेनियम की माइंस है, लार्जेस्ट वर्ल्ड में, जो इंडिया में सिचुएटेड है। और ये है कहाँ पे आपका? है ये आंध्र प्रदेश में। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये माइन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और है किसकी? यूरेनियम की। अब हम चलते हैं इसके अदर और दूसरे ऑप्शन पे। तो जो ये जादूगोड़ा माइंस है, ये कहाँ पे है आपकी? ये है झारखंड में।
झारखंड में, और ये भी यूरेनियम माइंस है। नेक्स्ट है नारवा पाहर माइंस। नारवा पाहर माइंस आपकी ये भी कहाँ पर है, झारखंड में, याद रखेंगे, ये भी यूरेनियम माइन है। और अगली है भाटीन माइन, ये भी कहाँ पे है, झारखंड पे। तो आप इसके आसपास की इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ये भी यूरेनियम माइन है, ये भी यूरेनियम माइन है, ये भी यूरेनियम माइन है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेम्पल इज थंजावुर हैज चोला आर्किटेक्चर एंड वाज बिल्ट बाय एम्परर राजा राज। ठीक है, तो इसका क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल है इसका सही आंसर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा चोला डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चोला जो डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे हमारे विजाल्य। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसके फाउंडर कौन थे, विजाल विजाल्या, एक मिनट, विजय विजाला इसके फाउंडर हैं। ठीक है, कैपिटल कहाँ थी इसकी, कैपिटल थी इसकी तंजौर में। ठीक है, और जो आप देखते हैं नटराज स्टाइल जो है वो किससे रिलेटेड थी, जिसमें शिव जी गॉड भगवान शिव की मूर्ति है, वो किससे रिलेटेड थी, चोलास से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो ये राजा राज थे, राजा राज फर्स्ट, इन्होंने क्या कैप्चर किया था, श्रीलंका को भी कैप्चर्ड किया था। ठीक है, श्रीलंका को भी हार जीता था। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो संगम लिटरेचर माना जाता है, संगम लिटरेचर, उसके अंदर 3 डायनेस्टी आती हैं जो साउथ इंडिया की हैं। एक तो उसमें चोला आते हैं, एक चेराज आते हैं, और एक पांड्याज आते हैं। ये आप याद रखेंगे, इसकी ट्रिक है CCP, चोलाज चेराज पांड्याज। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट। तो देखिए, रिकवरी ऑफ लोन भी पार्ट है उसका, डिसइन्वेस्टमेंट भी पार्ट है, बोरोइंग नहीं है इसका पार्ट, बोरोइंग भी इसका पार्ट है, सॉरी, और टैक्स इसका पार्ट नहीं है। टैक्स किसका पार्ट है, ये हमारा करंट रेवेन्यू रेसिप्ट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है ये। तो ठीक है, आप ये याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट हैं, और इधर लिख लेते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू। ठीक है, तो पहला इसका वो है, ये क्या होती हैं, नॉन रिकरिंग होती हैं, नॉन रिकरिंग। पहला पॉइंट हो गया इसमें नॉन रिकरिंग, और ये क्या होती हैं, रिकरिंग होती हैं ये। ठीक है, जो कैपिटल रेसिप्ट है इनका रिकॉर्ड किस में होता है, बैलेंस शीट में। तो रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। ठीक है, और इनका जो है किस में रिकॉर्ड रखा जाता है, ट्रेडिंग में। रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग, या क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसके क्या क्या अमाउंट रिसीव किए जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। तो इसमें है इंक्लूड
अमाउंट रिसीव्ड बाय मीन्स ऑफ कैपिटल बोरोड। ठीक है, तो इसमें जो है जो अमाउंट कैपिटल के रूप में आता है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। जो कुछ हम उधारी लेते हैं दूसरे कंट्री से या किसी इंस्टीट्यूशन से वो इसके अंदर आ जाता है। और इसमें क्या आता है, इंक्लूड अमाउंट इन जनरेटेड from the sales of goods and services। ठीक है, ये याद रखेंगे। और या कहीं से रेंट मिल रहा है सरकार को वो इसमें आएगा, कहीं से कमीशन मिल रहा है वो आएगा सरकार को। ठीक है, जो सरकार की इनकम हो रही है कमीशन के थ्रू, टैक्स के थ्रू, रेंट के थ्रू, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, और बोरोइंग हो गई। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, टैक्स हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो ये इनके बारे में है, मेन ये आप याद रख के चलेंगे, कैपिटल रेसिप्ट और रेवेन्यू रेसिप्ट के बारे में। ये नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है, ये रिकॉर्ड बैलेंस शीट में होती हैं, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होती हैं। और ये बोरोइंग के थ्रू, लोन की रिकवरी के थ्रू, डिसबर्समेंट के थ्रू कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त की जाती हैं। और ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कमीशन के थ्रू, टैक्स के थ्रू, रेंट के थ्रू जो इनकम होती है सरकार की उसमें ली जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विद नियरली हाफ द कॉटन मिल ऑफ द स्टेट लोकेटेड देयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर में है सबसे ज़्यादा जो उसकी मिल है। कोयम्बटूर है कहाँ पे, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन होता है वो कौन से स्टेट में होता है, ये आप याद रखेंगे, गुजरात में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज नोन एज। तो आउटपुट की जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मान लो किसी की x1 है, किसी की x2 है, ऐसे करके मान लो किसी की x3 है, तो उसकी हम एवरेज निकालेंगे अगर x, तो ये जो निकल के आएगी हमारी, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द राजा ऑफ बुर्दवन व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड। तो बुर्दवन का कौन राजा थे, इनका नाम है तेजचंद। ठीक है, ये याद रखेंगे, तेजचंद थे इसका। अब जो परमानेंट सेटलमेंट है हमारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, इसको जमींदारी सिस्टम। ठीक है, और ये आया कब था, 1793 में आया था। ठीक है, इसको लेके कौन आया थे, कॉर्न वॉलिस लेके आए थे, याद रखेंगे ये। और ये स्टेट इसके अंदर कौन कौन से आते थे, स्टेट इसके अंदर आते थे बंगाल,
जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया इसके अंदर, और बनारस हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर प्रिंसली स्टेट आते थे। ठीक है, याद हो गया। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, जो ओनर होता था, ओनर ऑफ लैंड, मतलब जो भूमि का मालिक होता था, वो कौन होते थे? जमींदार। तो इसीलिए तो इसका नाम जमींदारी सिस्टम है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट लेके कौन आया था? कॉर्नवालिस 1793 में। ये सब आप याद रखेंगे। इसमें आप एक और देख लेंगे, मतलब बेसिकली ये तीन है। पहला मैंने बता दिया आपको, दूसरा है रायतवारी सिस्टम, ठीक है। आया कब था ये? 1820 में आया था। लाया कौन था इसको? बाई थॉमस मुनरो लेके आए थे इसको, थॉमस मुनरो। ठीक है। और इसमें ओनर कौन होता था? ओनर ऑफ लैंड का, ओनर ऑफ लैंड कौन होता था? रायत, रायत होते थे। रायत मतलब कौन होते थे? किसान, मतलब फार्मर। तो किसान ही होते थे खुद अपनी जमीन के मालिक। और ये किन किन स्टेटों में था? तो ये आप देख लेंगे, ये था मद्रास में, और ये था बॉम्बे, और ये था ईस्ट बंगाल में, और असम में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन नहीं, इसका जो तीसरा पार्ट है, वो जो तीसरा सिस्टम था उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड था, तो थर्ड में था महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम कब आया था ये? 1833 में। ठीक है ना। और इसमें ओनर कौन था? मतलब महलवाड़ी सिस्टम 1833 में आया था, और इसमें ओनर ऑफ लैंड कौन था? तो इसमें क्या होता था, एक विलेज कमेटी होती थी जिसके अंदर भूमि आती थी, उसी से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और विलेज कमेटी के थ्रू ही उनकी ओनरशिप थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो स्टेट थे वो कौन कौन से थे? गंगा वैली थी, और न्यू प्रोविंस, यही सब थे। ठीक है। और इसमें पंजाब भी आता था, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे। पंजाब किसके अंदर आता था? महलवारी सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन सेटअप इन 1967 इन इंडिया? तो जो पहला प्रयोग करने वाला सैटेलाइट था टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वो कहाँ पे लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें याद रखेंगे आप। और ये कहाँ पे था? गुजरात में, अहमदाबाद, आप सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज? तो वो जो भूमि या तो एक साल या एक साल से अधिक के लिए जिस पे खेती ना हो, वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं करंट फैलो। ठीक है। नेट सोन एरिया मतलब ये है कि हमारे पास कितनी भूमि है, उसमें एवरेज मतलब कितनी खेती हो रही है पर एकड़, या जो भी भूमि नापने की इकाई है उसके अकॉर्डिंग। वेस्टलैंड आपको पता है, जहाँ पे वेस्ट डाली जाती है उसको वेस्टलैंड बोल देते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड भी वही है, उसी टाइप से है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन? तो जो अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था वो कहाँ से कहाँ पे चालू हुआ था? पहली बार बंगाल में। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म इन इंडिया? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब
फॉर्म हुआ था इंडिया में, ये हुआ था 1953 में। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। तो कब वो फॉर्म हुआ था? 1953 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड? तो जो न्यूरॉन होता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से एक्वायर्ड करता है? वो करता है डेंड्राइट से। ठीक है, तो ये जो जहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है न्यूरॉन, बेसिकली ये हमारे बहुत जो बॉडी में सेल हैं, सेल के अंदर न्यूरॉन होता है, उसके अंदर ये डेंड्राइट होता है और उसमें ये जो प्राइमरली रिसीव जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक? तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है? स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है, डेटा स्टोरेज होता है, पर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट नहीं इसका पार्ट है। तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड? अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अधिकतर लोग इसको करवाना बड़ा मुश्किल है, पर आगे आप याद रखें कब मनाया जाता है। 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के लिए ने पहली बार कब फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का उद्घाटन किया था? तो ये किया था 1957 में। ठीक है, और इसका नाम क्या था? अप्सरा था इसका नाम। ठीक है, और कहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था? जो प्लेस है उसका नाम क्या था जहाँ पे ये लगा था? ये था ट्रॉम्बे। कहाँ पे है ये? मुंबई में। ट्रॉम्बे मुंबई के पास है। ठीक है, तो 1957 में पहला लगा था, उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका नाम अप्सरा था। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्लेस कहाँ पे है? ट्रॉम्बे मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट को लीड किसने किया था? इसका सही आंसर है अली ब्रदर्स। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था? अली ब्रदर्स ने। और खिलाफत मूवमेंट चली कब थी? 1919 में। तो ये जो है किसके खिलाफ चली थी? जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर ने, जो वहाँ का खलीफा था जो ओटोमन एम्पायर का, टर्की में, उसको गद्दी से उतार दिया था और वहाँ पर डेमोक्रेसी ले आई थी। तो इंडिया में उसका विरोध कर रहे थे और उसको चाहते थे कि वो कैलिफेट या खलीफा बना रहे। इन दोनों ब्रदरों के नाम क्या थे अली ब्रदर्स के? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, याद रखेंगे। 1919 में चालू हुआ था। ठीक है, और इसको सपोर्ट किसने किया था? ये एक और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे गांधी जी। याद रखेंगे गांधी जी ने किया था इसको सपोर्ट, और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन विच गॉट सस्पेंडेड इन 1984। तो ये मैंने अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि ट्रस्टशिप काउंसिल को 1994 में हटा दिया गया था, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो इसके ऑर्गन है, कुल यूएन के सिक्स ऑर्गन है। ठीक है, और इसमें से एक है ट्रस्टिव काउंसिल भी थी। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में पढ़ाए हुए, आप वहाँ से देख लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड इज रेफर टू एज। तो जो बैलेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, जो गुड्स का होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? ये हमारे ट्रेड बैलेंस में आता है। ठीक है, और जो ट्रेड बैलेंस है, तो अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट से तो ये पॉजिटिव रहता है, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं
एक्सपोर्ट से तो ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। और अगर इक्वल हो जाएगा तो जीरो, मतलब बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, टोटल 5 है, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर, ये आप याद रखेंगे। एक हो गया आपका यूएसए, एक हो गया आपका यूके, एक हो गया आपका फ्रांस, एक हो गया आपका चाइना, और एक कौन हो गया, रशिया, ठीक है। तो ये परमानेंट मेंबर हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो ये हर 2 ईयर्स पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा नहीं है, इंडिया नहीं है परमानेंट मेंबर, जापान नहीं है, कनाडा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, चाइना है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक सेट्स ऑफ सैफरोन। तो इसका आंसर है सबा नकवी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप करंट अफेयर में जो बुक चल रही है मेनली उनको याद करते हुए चलें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वॉन स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2019-20। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं 2024 में ला लीगा जो जीता, ला लीगा एक फुटबॉल टूर्नामेंट है बेसिकली जो स्पेन में खेला जाता है। तो ला लीगा है, कौन जीती है, रियल मैड्रिड, ठीक है। और एक होता है यूईफा चैंपियन लीग। तो ये भी किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने, कौन सा, 2024 वाला, ठीक है। और इंडिया में भी एक लीग होती है, इंडियन सुपर लीग। तो इसको जो अभी 2024-25 वाला वो हुआ है, 24-25 वाला जो हुआ है उसको जीता है मोहन बगान ने, मोहन बगान, ये कोलकाता का क्लब है। तो आप ये करंट अफेयर याद रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वॉट इज द तमिल न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज। तमिल न्यू ईयर को हम किस नाम से जानते हैं, वरुसा पिराप्पू, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, आप ये याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर, LIFO। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, मतलब जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ये कंप्यूटर का फंक्शन है, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बाद नया क्वेश्चन पे और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्र प्रदेश वाज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विशाल आंध्र मूवमेंट। जो आंध्र प्रदेश है हमारा, आंध्र प्रदेश, वो कब नया राज्य बनाया गया था, 1956 में, ऑन लैंग्वेज बेसिस पे। तो ये लैंग्वेज बेसिस पे बनने वाला फर्स्ट स्टेट था, ये आप याद रखेंगे। और इसके मूवमेंट का क्या नाम है, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से प्रोटीन यूज होते हैं, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए और अदर कंपाउंड के लिए क्या यूज होता है, इसका आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम और वो देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्या करता है प्लांट में, फॉस्फोरस क्या करता है। तो जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल में हेल्प करता है, और एंजाइम एक्टिवेशन का काम करता है प्लांट में, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फॉस्फोरस का काम क्या है, जो प्लांट की रूट होती है उसके डेवलपमेंट का काम करता है ये, रूट डेवलपमेंट,
ठीक है। और नेक्स्ट है, और जो फूल के बाद सीड बनता है उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। और सेल डिवीजन जो हो गया आपका, सेल डिवीजन एंड उसके जो डेवलपमेंट होता है सेल बनने का उसमें भी काम करता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। पोटेशियम क्या है, ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, में हेल्प करता है, मतलब न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, और प्लांट की हेल्थ इंप्रूव करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप इन चारों के याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हाट आर दीज ऑर्गेनिज्म नोन एज। तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो सिंपल फूड के लिए इनऑर्गेनिक सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके स्पैरोफाइट्स होते हैं ये किस पे फीड करते हैं, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिके, जो सड़ जाती हैं चीज़ें उन पे ये वो करते हैं। जो इसमें है फंगी आते हैं आपके, बैक्टीरिया आते हैं, इसमें फंगी आता है आपका एंड बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आप पढ़ेंगे हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं जो कि अपने फूड के लिए अदर प्लांट या एनिमल को खाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। होलोजोइक जो है ये हेट्रोट्रोपस का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी अपने फूड को सीधे निगल जाए और उसके बाद उससे मिनरल एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, वेयर ऑर्गेनिज्म ingest whole food particle and the digest and process them internally, ठीक है, to obtain, ठीक है। वैसे तो ये लैंग्वेज बहुत लंबी हो गई है, इसका सिंपल मतलब ये है, हेट्रोट्रोप्स का ऐसा टाइप जो कि सीधे खाने को निकल जाते हैं और उसके बाद जब वो पहुंच जाता है अंदर तो इंटरनली उससे मिनरल्स न्यूट्रिशन का सेक्रीशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, अमीबा, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो राउरकेला स्टील प्लांट है, द राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फ्लोरेंस बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो कब इसका उद्घाटन हुआ था, 1959 को, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ
ठीक है, ये राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो ये है 1959 में हुआ था। अब जो कुछ अलग अलग वो हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका राउरकेला है, ठीक है, स्टील प्लांट ये है कहाँ पे, है ये उड़ीसा में। और इसको किसके साथ मिलके बनाया है इंडिया ने, जर्मनी, जर्मनी के साथ मिलके। अगला है बोकारो, ये है कहाँ पे आपका, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में है आपका ये किसके साथ इंडिया ने मिलके बनाया है, रसिया के साथ। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट, और ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ये किसके साथ मिलके बनाया है, रसिया, ठीक है। अगला है विशाखापट्टनम, ये कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। इसको किसके साथ मिलके बनाया है, ये भी रसिया के साथ मिलके बनाया है इंडिया ने। और अगला है दुर्गापुर, तो ये कहाँ पे है, ये आपका है वेस्ट बंगाल में। इसको किसके साथ मिलके बनाया है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ठीक है। तो आप ये सारे याद रख लेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among various electrical safety device, one based on the heating effect of electrical current is called a, तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है जो हीटिंग पावर के लिए जो ज़्यादा वो कर ले, तो फ्यूज मतलब थोड़ा सा भी अगर फ्लक्चुएशन हो, तेज हो, तो वो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, घरों में फ्यूज यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन आया राम गया राम बिकेम पॉपुलर इन पॉलिटिकल वोकैबुलरी इन द इंडियन टू डिस्क्राइब, तो आया राम गया राम ये था कि कोई भी ने जो गया राम थे ये हरियाणा असेंबली में विधायक थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1967 में जब पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन इन हरियाणा, तो इन्होंने पार्टी चेंज कर ली थी। और पहले जो है पार्टी छोड़ने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं था, तो उसके बाद हमारा क्या आया था, एंटी डिफेक्शन एक्ट आया था, जिसमें ऐसे ही आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आप पार्टी छोड़ेंगे तो आपकी सांसद हैं या विधायक हैं तो आपकी वो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है इसके थ्रू। तो ये आया था एक्ट 1985 में आया था, 52 अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और 10th शेड्यूल में इसको रखा गया था। आया राम गया राम किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। आप ये बस ये चीज़ याद रखेंगे। और ये कब आया था, 1985 में, और कब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और कहाँ पे आया था, 10th शेड्यूल इसके थ्रू में रखा गया था। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। What was considered as a symbol of human society that would not glorify machines and technology during the Indian national movement? तो किसको कंसिडर किया गया था ह्यूमन सोसाइटी का सिंबल जो मशीनों को ग्लोरीफाई ना करे और टेक्नोलॉजी को, तो उसका क्या था, चरखा था, सिंबल जो था चरखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देना बैंक एंड विजया बैंक हैव रिसेंटली मर्ज विद, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए थे, ये उस टाइम का करंट अफेयर का वो था, तब ये हुआ था। अब इसके रेफरेंस में आप एक क्वेश्चन देख लें, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकों का हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो ये 2 राउंड में हुआ था। पहला हुआ था आपका 1969 में,
ठीक है। और दूसरा हुआ था आपका 1980 में। ठीक है। इसमें कितने बैंक नेशनलाइज किए गए थे? 14 बैंक। और 1980 में कितने किए गए थे? 6 बैंक। और उस टाइम इंडिया की पीएम कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। दोनों टाइम पे इंदिरा गांधी ही रही हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आप याद रख लें, जो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था वो कौन सा था, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। कब आया, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1770 में। और किसके द्वारा हुआ था? बाई एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस में से कौन सी है? लाइट पेन नहीं है, प्लॉटर लाइट पेन है, ट्रैक बॉल भी है, टच स्क्रीन भी है। तो ये प्लॉटर हो गया इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज इंडिया 100th स्पेस मिशन लॉन्च? इंडिया का जो 100वां स्पेस मिशन था वो कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर है सितंबर 2012। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अब मैंने पिछली 2 वीडियो में बता रखा है कि इंडिया का स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो। और नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है आपका? 23 अगस्त को। कब से मनाना चालू हुआ है? 2024 से। और क्यों मनाया गया है? चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पे, इसलिए इसको मनाते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ें आप इसको याद रखेंगे। ये मैंने आपको पूरा पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज सत्यजीत रेस फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ आर्टिस्टोक्रेटिक जमींदारी सिस्टम ऑफ लिविंग? तो ये कौन सी जल सागर थी? मतलब सत्यजीत रे की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें जमींदारी सिस्टम को दिखाया गया है? ये थी जल सागर, सगार। ठीक है। सर, सत्यजीत रे की एक बुक भी है, एडवेंचर ऑफ फेलुडा, अगर आप याद रखें। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913? तो इंडिया का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन थे लिटरेचर में या किसी भी चीज़ में? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और ये एशिया के भी फर्स्ट थे, एशिया के भी फर्स्ट थे नोबेल लॉरेट। ठीक है। और इनको किसके लिए मिला था? बुक बुक थी इनकी गीतांजलि के लिए मिला था, जिसमें इन्होंने पोयम लिखी थी, उसके लिए इनको मिला था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट? तो हमारा जो पूर्वी तट है उस पे सबसे पुराना जो आदमियों द्वारा मानव निर्मित है वो किसने बनाया था? वो पोर्ट, उस पोर्ट का नाम है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, सबसे पुराना है ये। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओव्यूल। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? तो इसमें जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, जो ये राउंड टेबल थी, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये है तो एक ही मानी जाती है। ये 1930 से और 1932 के बीच में हुई थी। और
3 राउंड्स हुए थे इसके। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड था उसमें किसने भाग, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, इन तीनों में पार्टिसिपेट किया था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तीनों में। और कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने ओनली सेकंड में। ठीक है, कांग्रेस ने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था। और इसी के थ्रू गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, और जिससे कि कम्युनल अवार्ड को जन्म मिला था। कम्युनल अवार्ड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाई नेट इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट को हम किससे दर्शाएंगे? नेट इन्वेस्टमेंट होगा आपका जो हमारी जो टोटल हमने ग्रॉस मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। जो आपका डेप्रीशिएशन है ये क्या होता है? डेप्रीशिएशन होता है मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसमें जो भी कमियां आई हैं या उसकी कीमत में चेंज हुआ है वो सब डेप्रीशिएशन के अंदर आता है। तो इसका हमारा आंसर है नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रीशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन है उसकी जो अंदर लाइनिंग होती है पेट की, उसको एसिड से कौन बचाता है? तो ये हमारे पेट में होती है म्यूकस, जो कि हमें एसिड के एक्शन से बनाती है। तो गाइस ये आपकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सरकारी न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching this video.